Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the chapter 7 equilibrium, and जिसमें हम एसिड और बेस के बारे में स्टडी कर रहे थे. ठीक है. पहला जो थ्योरी था वो था आरएनएस थ्योरी, जिसने क्या कहा कि जो भी H+ लूज करता है यानी हाइड्रोनियम आयन लूज करता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, और जो OH- आयन लूज करता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है. उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ने क्या कहा कि जो H+ आयन लूज करेगा वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा. यानी जो प्रोटॉन लूज करता है वो एसिड और जो गेन करता है वो बेस कहलाता है. यानी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था कि जैसे कि मान लो कि ये जैसे NH3 और H2O के साथ रिएक्शन हो रहा था, तो H2O क्या कर रहा था, H+ आयन लूज करके इसको दे रहा था, तो ये क्या बन जा रहा था, NH4+, और ये क्या बन जा रहा था, OH- आयन. यानी यहाँ पे ये बेस कहला रहा है क्योंकि ये H+ क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. ये एसिड कहला रहा है क्योंकि ये H+ क्या कर रहा है, लूज कर रहा है. लेकिन यहाँ पे आपका आते आते ये जो NH4+ हो जाता है ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है. जो H+ आयन गेन कर लेता है ना वो इस तरफ जाकर के क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड, और ये इधर जाकर के क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस. ये क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा. अब आपके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम नंबर 7.12, 7.13, 7.14 है वो सेम इसी से रिलेटेड है. जैसे पहले मैं आपसे बोला है व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. आपसे पूछा गया है कि इसके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे. कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब कोई एसिड H+ आयन लूज करके उधर चला जाता है. तो जैसे पहला पूछा है कि HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो जब ये H+ आयन लूज करेगा तो क्या बनेगा, F-, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, F- हो गया. दूसरा है H2SO4. दूसरा क्या है, H2SO4. तो जब ये H2SO4 एक H+ आयन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HSO4- बन जाएगा. ठीक है. H+ आयन बनने का मतलब ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन OH- आयन को दे करके निकल जाता है. तो सेम यहाँ पे टेक प्लेस कर रहे हैं. तीसरा जो पूछा है वो है Sc3O3-, इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है. ऑलरेडी एक माइनस है इस पे, एक H भी है. अगर ये एक H+ निकल गया तो इसके ऊपर एक और माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, CO3 2-. ठीक है. तो ये इसकी क्या है, कॉन्जुगेट बेसिस फॉर्म कर रहे हैं. हो ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग. तो एसिड्स को कॉन्जुगेट एसिड्स कौन बनाता है, जो बेस H+ आयन गेन कर लेगा. जो बेस क्या करेगा, H+ आयन क्या करेगा, गेन कर लेगा. यानी NH2- पूछा है. NH2- अगर H+ आयन गेन कर लेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा. ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, NH3 बन गया. फिर NH3 क्या किया, वो भी H+ आयन गेन कर लिया. अब NH3 का भी पूछा तो ये क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा. ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया. याद रखना, बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाता है. HCOO-. अगर ये भी H+ आयन गेन कर ले तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. एक H इसके पास आ गया तो ये क्या बन गया, H2CO2. ये बन जाता है. तो ये इसका क्या हो गया, या SCOOH लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है. ये क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. ऐसे ही सेम आपका 7.14 है, जिसमें आपको उसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बताना है. तो सेम आपको ऐसे ही करना है, तो वो वहां तक आप उनसे ये बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद हमने एक चीज कल ये पढ़ा था कि कॉन्जुगेट, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज ए वीक बेस, यानी अगर बेस मेरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, एंड वाइस वर्सा. यानी अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, और वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा. तो यहां तक आप लोगों को हो क्लियर होगा. जो थर्ड थ्योरी थी हमारी वो थी लुईस थ्योरी. लुईस ने जो एसिड बेस के बेसिस पे थ्योरी दी थी, उसके बेसिस पे उसने कुछ और ही थ्योरी दी थी एसिड और बेस को लेकर के.
तो लुईस ने ये कहा, and they are but accepting a lone pair as far as G.M. Lewis in 1923 defined an acid as an species which accept electron pair and base which donate an electron pair. मतलब कि जैसे कि मान लो NH3 के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। H2 के पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं। तो उसने नाम दे दिया कि जो स्पीसीज ये लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और जो स्पीसीज ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो लुईस ने इस बेसिस पे थ्योरी दे दी। उसने कहा BF3 एक बोरॉन फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड जो होता है डज नॉट हैव अ प्रोटॉन बट स्टिल एक्सेप्ट एक्ट्स एज एन एसिड एंड रिएक्ट विद NH3 बाय एक्सेप्टिंग इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी दुनिया में जो भी स्पीसीज होंगे वो अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे BF3 और NH3 का रिएक्शन करवाया जाता है, तो ये क्या करता है, इससे लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। BF3 क्या करता है, NH3 से एक्सेप्ट करता है। तो जो कोई भी ये लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस, और जो कोई भी ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाता है। उसने स्पीसीज पे थ्योरी दे दी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यदि देखा जाए नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है जो वो क्या करता है, खुशी डोनेट कर सकता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक कंप्लीट है। बोरॉन के पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन मात्र होते हैं, ठीक है। इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी क्या बन पाएगा, नियॉन बन पाएगा। फ्लोरीन ने आकर के 3 इसके साथ शेयर कर लिए, एकदम मान लो शेयर कर लिए फ्लोरीन ने, तो इसके पास कितने हो गए, 8 हुए। 2 और चाहिए, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कि इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हालांकि फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने में मानता नहीं है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। तभी तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके आउटर मोस्ट में, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हो गई वो हीलियम की हो गई। किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हीलियम की हो गई। तो हालांकि वो तो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा। गरीब आदमी क्या चाहता है कि पैसा आया हुआ थोड़ा अमीर बन जाओ, बस ये वही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए उसने ये थ्योरी अप्लाई करा दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन होते हैं, जैसे कैटायन हो गया, जितने भी कैटायन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, Mg2+, Al3+, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। जितने भी एनायन होते हैं, एनायन यानी जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, Cn-, OH-, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर चार्ज होना जरूरी है। जिसके ऊपर चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो एनायन तो एक्ट करता ही करता है, कुछ ये भी एक्ट करते हैं। Al3Al3 भी जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो अब जो डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 थ्योरी थी हमारे पास। पहला था आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी थी ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी और तीसरी थी लुईस थ्योरी। होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 7.15 दिया हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दिस एक्ट एज सच। जैसे पहला है HO-, तो ऑब्वियस ही बात है, माइनस है, एनायन है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। F- के पास भी क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जबकि पर माइनस चार्ज है, इसलिए क्या है, लुईस बेस है। H+ क्या है, H+ लुईस एसिड है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो एक्सेप्ट करना चाहेगा। BCl3 भी जो होता है वो लुईस एसिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसकी तरह BF3 की तरह। सो इट एक्ट एज अ लुईस एसिड, ठीक है। तो होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है वो आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस है। तो ये ज्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं है, ये नॉर्मल सा टॉपिक है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे होता है। जैसे कि मान लो मैंने आपसे क्या कहा था
कि इन लोग कभी भी मॉल्टन मतलब ये क्या होता है कि ड्राई स्टेट में कोई भी एसिड हो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। वो एसिडिक कैरेक्टर कब शो करता है, जब वो एक्वस स्टेट में हो। तो एक्वस स्टेट में कैसे होता है कि जैसे मान लो H का रिएक्शन H2 के साथ करा दिया, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस? NaOH डालते हैं तो वो बेस बनाता है, HCl डालते हैं तो वो एसिड बनाता है तो दोनों कंपाउंडिंग है। तो कैसे पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है? जब पानी में मिलाने के बाद अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक है, OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या है, बेसिक है। इसी बेसिस पे उसको पहचाना जाता है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, ये लूज करेगा तो ये A- बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, H3O+। मैंने कहा था हाइड्रोनियम आयन को हमेशा H3O+ के फॉर्म में शो किया जाता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसलिए क्या बन रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बन रहा है। मान लो मैंने NaOH डाल दिया और ये H2O के साथ इसको मिला दिया तो ये कैसे टूट जाता है, ये टूट जाता है Na+ OH- आयन। अब यहाँ किसका कैरेक्टर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करता है। तो इसी के बारे में आपको उसके में कुछ दिया हुआ है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो है द इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीकर एसिड एंड वीकर बेस because a stronger acid donates a proton to the stronger base. It follows that a stronger acid dissociates completely in water. The resultant base form would be a very weak. जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड देता है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या देता है, वीक कॉन्जुगेट बेस देता है। तो उसी बेसिस पे इसमें फॉलो किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड है वेरी वीक कॉन्जुगेट बेसिस एंड ये उसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्टली इसको स्टडी कर सकते हो कि कैसे भी है, जो भी है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि वाटर जो होता है वो एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करता है, रिएक्ट करता है। यानी अगर वाटर अभी जैसे कोई पूछेगा, मान लो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो मान लो ये वाटर जो है डिसोशिएट हो गया 2 पार्ट में, H+ और OH-, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो ये बन गया H3O+ और ये क्या बन गया, OH- आयन। यानी ये एसिड भी एक्ट कर रहा है और बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सम सब्सटेंस लाइक वाटर आर यूनिक इन देयर एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एसिड एंड अ बेस। वी हैव सीन इन दिस केस ऑफ वाटर इन सेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HA एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड एक्ट एज अ बेस व्हाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। यानी इस केस में ये एसिड ये क्या कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है और इस मतलब ये H+ जो गेन कर रहा है, जो H+ डोनेट करता है वो क्या कहलाता है सॉरी, वो क्या कहलाता है, जो H+ डोनेट करता है। सॉरी, अब एक बेस क्या होता है, जैसे कि किसकी थ्योरी के अनुसार था, ये ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के अनुसार था कि जो H+ आयन गेन करता है वो बेस है। यहाँ पे ये बेस बन रहा है, ठीक है। अब जो H+ आयन लूज करेगा वो क्या कराएगा, एसिड। यानी इस केस में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है और इसमें कैसे एक्ट कर रहा है, इसमें एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसी के बारे में बताया है। तो फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, यानी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि थ्योरी में लिखा है इन प्योर वाटर 1 H2O मॉलिक्यूल डोनेट प्रोटॉन एंड एक्ट एज एन एसिड। यानी एसिड की तरह एक्ट किया डोनेट करने के बाद, एंड द अनदर वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड एक्ट एज अ बेस। यानी मान लो जैसे ये डोनेट कर रहा है, ये H+ आयन डोनेट कर रहा है तो एसिड, और ये क्या कर रहा है, बेस। तो इसको लिख देते हैं कि ये एसिड और ये बेस, ठीक है। ये जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। और ये डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस की तरह बन गया। तो ये क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है, आयनाइजेशन, ठीक है। देन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, यानी दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लग जाता है। अब अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं कि जब दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच चुके हैं, तो Kc इज इक्वल टू H3O+ को क्या लिख सकता हूं, H+ भी लिख सकता हूं, OH-, और ये क्या है नीचे वाला H2O। अब मैंने आपसे क्या कहा था, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का या सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है।
तो ये किसके बराबर हो गया, H प्लस और OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया। ठीक है, The concentration of water is omitted from the denominator as water ये दिया हुआ है। The concentration of H plus has been found out experimentally to be 1.0 into 10 raised to the power minus 7 molarity। यानी at 298 केल्विन जो H plus का concentration होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है इतना। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करना है कि इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है। as dissociation of water produces equal molecules of H plus and OH minus ion। यानी जितना ये टूटेगा उतना ही OH minus ion का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यानी ये किसका भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये OH minus ion का कॉन्सेंट्रेशन भी है। ठीक है, एक बार फिर से जब वाटर टूटता है, वाटर क्या करता है, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है। यानी एक डोनेट करता है और एक एक्सेप्ट करता है। डोनेट करने वाला क्या हो गया, एसिड, एक्सेप्ट करने वाला क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो ऐसा लिखा जाएगा। प्योर लिक्विड का इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होता है वो 1.0 into 10 raised to the power minus 7 होता है। अब जितना H प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा उतना ही OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को सेम लिया अगर तो जो Kc की वैल्यू आएगी, जो Kc की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी इसका स्क्वायर, यानी 1.0 into 10 raised to the power minus 14 मोलैरिटी। मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो कैपिटल एम होती है। ठीक है, मोलैरिटी स्क्वायर होता है। मल्टीप्लिकेशन में द वैल्यू ऑफ Kw इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हम लोग इसको Kc का डिनोट करते हैं, Kw लिखते हैं। क्या लिख देते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब जैसे Kw इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये टेम्परेचर के साथ साथ बदलता जाता है। तो जब कभी भी अगर ऐसा होगा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इससे ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है तो वाटर जो है वो एसिडिक इन नेचर में होता है। क्या हो जाता है, एसिडिक। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH से कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो ये आपको फंडा याद है। Again, the density of pure water is 1000 ग्राम पर लीटर and its molar mass is 80। तो अगर हम इसका मोलैरिटी निकालते हैं, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला निकालते हैं, तो प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है ना वो 55.55 होती है यदि आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जैसे कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर जो होता है, जो डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होती है वो होती है 1000 ग्राम पर लीटर, और जिसका मोलर मास होता है H2O का, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का 2 तो 2 और ऑक्सीजन 1 तो 16 यानी 18। तो इसका जो मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 80 तो वो आता है 55.55 m। ठीक है, तो therefore the ratio of dissociated water to that of an undissociated water can be। ठीक है, dissociated water टू डेट ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर, यानी डिसोसिएटेड वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना है। ठीक है, 10 raised to the power minus 7 H प्लस का देखा जाए तो। ठीक है, तो उसका जब रेशियो निकालते हैं तो वो जो आता है 10.-7 अपॉन 55.55, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 1.8 into 10 raised to the power minus 9 के बराबर पर। ये उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा उतना खास नहीं है, सिर्फ आपको जानना था कि कैसे वो H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है और कब ये एक दूसरे के साथ इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो वेट क्लास जस्ट अ मिनट। सो क्लास आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम अपना पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल हम लोग मेजर करते हैं ना कि कब एसिडिक होता है कब बेसिक होता है, तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमको उसको स्टडी करना है। उसके बाद हमें बहुत सारा टॉपिक इसमें कवर करना है एंड आपका हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग फ्री हो पूछने के लिए कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है, हमको इसका रिवीजन चाहिए या वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। टिल देन आप लोग ट्राई करिए। अब देखते हैं कोर्स कब तक कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद ऑर्गेनिक भी रिमेनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा तो लेट हो गई होगा, बट टिल देन वी विल कवर प्रॉपरली। ओके, टेक केयर।